हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं आप लोगों की दुआ से। ठीक है, कुछ दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, चूंकि किसी कारणवश हम लोग कुछ दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर रहे थे, लेकिन अब कंटिन्यू अपलोड होगा, सुबह में भी और शाम में भी हो सके तो, नहीं तो एक दिन में एक वीडियो अपलोड होना ही होना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट क्लासिफिकेशन पॉलीमर का। ठीक है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे है। चलिए देखिए, यहां लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। चलिए, इसको शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, और समझिए कि परमिशन भी, एज ए स्टूडेंट है तो आप, ठीक है, आप लोग कमेंट और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, तो मजा नहीं आ रहा ना, अंदर से संतुष्टि नहीं मिल रहा है इंसान को। जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिए, कमेंट नहीं कीजिएगा। देखिए, एक एक कमेंट को हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि चलो भाई कोई कमेंट कर दिया हम लोग पढ़े नहीं। जितना भी कमेंट्स आता है सारे कमेंट्स को हम लोग पढ़ते हैं, लाइक भी करते हैं उसको हम लोग, कमेंट रिप्लाई भी करते हैं हम लोग। लेकिन एक एक कमेंट क्या होता है, इंसान को अंदर से जागरूक करता है कि चलो हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में हम अच्छे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब होगा, कमेंट मिलेगा, हम लोग का आत्मबल बढ़ेगा। आत्मबल, जब तक आत्मबल इंसान का नहीं बढ़ेगा, मजा नहीं आता है किसी काम को करने में। तो ठीक है, चलिए हम अपने वीडियो की तरफ शुरू करते हैं, मूव करते हैं और वीडियो को देखते हैं। चलिए देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, किसके बेसिस पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। देखिए, इसको पहले समझते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसको समझिए। इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब क्या होता है? जब कोई दो चीज के बीच में जो फोर्स लगता है ना, या दो से अधिक चीजों के बीच में जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी कि अंतराणविक बल, यानी जो अंदर लगे, किसी चीज के अंदर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। इसलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे पॉलीमर को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहला है मेरा इलास्टोमर्स, दूसरा है फाइबर्स, तीसरा है थर्मोप्लास्टिक और चौथा है मेरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो चलिए हम लोग पहला जो मेरा है इलास्टोमर्स, इसको हम लोग समझते हैं इलास्टोमर्स क्या होता है। ठीक है, चलिए हम लोग इलास्टोमर्स को समझते हैं, इलास्टोमर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, ठीक है, इलास्टोमर्स का मतलब क्या होता है? अगर मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज इलास्टोमर या इलास्टोमर से आप क्या समझते हैं, तो सबसे सरल और साधारण भाषा में मैं डिफिनेशन दूंगा कि इलास्टोमर इज अ रबर, यानी कि इलास्टोमर क्या होता है? एक रबर होता है। ठीक है, और आप अपने खोपड़ी में भी याद करके रखिए इस चीज को कि इलास्टोमर्स जहां भी मिले या कहीं भी दिखे आपको इलास्टोमर्स, तो एक ही चीज समझना है, इलास्टोमर्स का मतलब एक रबर। ठीक है, अब कोई भी रबर हो सकता है, ये नहीं कि सिंथेटिक रबर या नेचुरल रबर, ठीक है, या सेमी सिंथेटिक रबर इलास्टोमर नहीं होगा। जितने भी रबर आप जानते हैं, यहां तक कि इरेजर आप मिटाते हैं ना, किसी भी चीज को पेंसिल सकते हो, वो भी एक इलास्टोमर है। ठीक है, या जब छोटा छोटा बच्चे ऐसा देखते हैं ना, छोटा छोटा जब बच्चा कोई भी रहता है, इसका बाल बड़ा बड़ा रहता है, तो उसकी माँ क्या करती है? उसके बालों को एक रबर से क्या करती है? बांध देती है। तो वो रबर भी क्या होता है? एक इलास्टोमर होता है। मैं आपको यहाँ फिगर दिखाने वाला, कुछ पिक्चर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इन सारे पिक्चर को आप आराम से देखिए, एकदम एक एक पिक्चर को देखिए। ये पिक्चर सिंथेटिक का भी है, नेचुरल रबर का भी है और सेमी सिंथेटिक का भी है। सारा का सारा जितना भी आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये सारा का सारा क्या होता है? आपको इलास्टोमर होता है। इलास्टोमर्स का मतलब ही क्या होता है? एक रबर होता है। तो चलिए थोड़ा सा हम इलास्टोमर्स की थोड़ा सा और प्रॉपर्टी को जानते हैं। अब इलास्टोमर कहने का मतलब एक रबर। अब रबर से आप क्या समझते हैं? रबर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? देखिए, आप रबर से क्या समझते हैं? जनरली उस पर फोर्स लगाइएगा तो क्या होगा? स्ट्रेच करेगा, यानी फैलेगा। फिर फोर्स को जब छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। तो इलास्टोमर्स का डिफिनेशन क्या होगा? इन इलास्टोमर्स डिफरेंट चेन ऑफ पॉलीमर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यानी कहने का मतलब है, जो इलास्टोमर्स होता है वह अलग अलग पॉलीमर के चैन से मिलकर बना होता है, और वह जो अलग अलग चैन होता है एक वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स के द्वारा बंधा रहता है। और उस वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम क्या कहते हैं? वांडर वाल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वांडर वाल फोर्स। और उसी फोर्स के कारण, चूंकि कमजोर फोर्स होता है, इसीलिए क्या करते हैं आप? जैसे ही उसको खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं तो फैल जाता है, लेकिन जब छोड़ते हैं, फोर्स को हटाते हैं, तो अपने रियल पोजीशन में क्या होता है? आ जाता है। तो चलिए हम डेफिनेशन को देखते हैं और उसको कुछ एग्जांपल के साथ बढ़िया तरीके से समझते हैं। चलिए हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन क्या लिखा है मैंने, तो वही चीज क्या, इन इलास्टोमर्स डिफरेंट चेन्स ऑफ पॉलीमर्स
आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यानी कि इलास्टोमर्स में क्या होता है, जो पॉलीमर्स का चैन होता है डिफरेंट डिफरेंट, वह एक वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स के द्वारा क्या रहता है, जुड़ा रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वांडर वाल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वांडर वाल फोर्स। ड्यू टू दिस, जिसके कारण क्या होता है, द पॉलीमर कैन बी स्ट्रेच्ड एंड पॉलीमर्स रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन द फोर्स इज विथड्रॉन। कहने का मतलब, ठीक है, जैसे मैंने समझाया कि इलास्टोमर्स क्या होता है, तो इलास्टोमर्स एक डिफरेंट डिफरेंट चैन से मिलकर के डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमर का एक चैन होता है, जो वांडर वाल फोर्स के द्वारा क्या होता है, जुड़ा रहता है। अब चूंकि वांडर वाल एक वीक फोर्स है, तो इजिली क्या करेंगे, इजिली उसको जब फोर्स इस पे लगाएंगे तो क्या होगा, स्ट्रेच करेगा, फैलेगा, जब छोड़ देंगे तो क्या होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम इलास्टोमर कहते हैं। आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल क्या, नेचुरल रबर, जैसे मैंने पिछले यहाँ पीछे कुछ देर पहले अभी मैंने फोटो दिखाया था नेचुरल रबर का, जो ट्री के साथ आपको था। उसके बाद वल्कनाइज्ड रबर क्या होता है, तो ये आपका आर्टिफिशियल रबर होता है। याद रखिए, जितना भी रबर होता है सारा, इलास्टोमर्स का मतलब ही क्या, रबर। अब वह जैसा रबर, वह सिंथेटिक हो, सेमी सिंथेटिक हो या नेचुरल हो, सबका सब क्या होगा, इलास्टोमर्स से। ठीक है, उसके बाद बुन्ना एस, बुन्ना एन, ये सब क्या है, ये सब आपको एक रबर है। चलिए हम लोग, मेरा जो दूसरा पॉइंट था फाइबर्स, उसको समझते हैं, फाइबर क्या होता है। ठीक है, आप लोग वाला फाइबर मत समझ लीजिएगा। ठीक है, जो गाड़ी वाड़ी में लगा रहता है वाला फाइबर नहीं पढ़ रहा हम लोग यहाँ। ठीक है, यहाँ हम लोग फाइबर पढ़ रहे हैं, चलिए इसको समझिए, फाइबर्स। ठीक है ना, जनरली फाइबर्स में होता क्या है, इन फाइबर्स द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग। कहने का मतलब, इसमें जो फोर्स होता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी पॉलीमर्स के बीच में जो फोर्स होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब चूंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, या डाइपोल डाइपोल फोर्स जिसको कहते हैं, ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, अब बॉन्ड का मतलब बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, एक लाइन, एक लाइन समझते हैं, जैसे मैंने लिखा ए और बी के बीच के एक बॉन्ड है। ठीक है ना, यानी ए और बी एक दूसरे से बंधा हुआ है, तो लोग समझ लेते हैं कि एक लाइन को हम लोग कहते हैं अट्रैक्शन। नहीं, ये बॉन्ड का मतलब होता है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक्चुअली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है दिखता नहीं है, उसको एज्यूम करना पड़ता है। जैसे हवा को आप लोग देख नहीं सकते, बस केवल महसूस करते हैं, फील करते हैं कि हवा तेज है, ठीक है, कम है, ठीक है ना, धीरे चल रहा है, ज्यादा तेजी से चल रहा है, या एक दूसरे के बीच का जो प्यार होता है वो भी क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है, वो दिखता नहीं, एक फीलिंग होता है। उसी तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखता नहीं है। देखिए, आपके मां से आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक बॉन्ड आप बंधे हुए हैं, एक बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। ठीक है, तभी तो आप कहीं से भी आते हैं तो कहते हैं कि माँ कहाँ है, यानी दौड़े दौड़े चले जाते हैं आप लोग, यानी क्या, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में। तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्चुअली क्या कहा जाता है, बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। मैंने क्या लिखा, इन फाइबर्स द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर हेल्ड आर स्ट्रॉन्ग सच एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। These strong intermolecular forces are responsible for close packing for polymers, that is thread like। देखिए, अब चूंकि फोर्स क्या होगा, एक दूसरे को बहुत मजबूती से खींचेगा अपनी तरफ, तो क्या होगा, क्लोज पैकिंग होगा। जैसे यहां देखिए सर, मैंने यहां क्या बता दिया आपको, ए और बी है, ठीक है, यहां सी और डी है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी लगाव जब बहुत ज्यादा होगा तो करीब रहेंगे, एक दोनों बहुत करीब रहेंगे। जैसे आप माँ के एक दूसरे के कभी क्या रहते हैं, बहुत करीब रहते हैं। लेकिन देखिए, आप अपने पिताजी से भी क्या करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपनी माँ के कंपैरिजन में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है, यानी उनसे थोड़ा सा लगाव, हल्का, माँ से थोड़ा सा कम होता है पिताजी के प्यार में, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा क्या है, वहां कम है। ठीक है, अब चूंकि अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो करीब ज्यादा जाइएगा, अब करीब ज्यादा जाइएगा तो क्लोज पैकिंग क्या होगा, ज्यादा होगा ना। चलिए वही लिखा मैंने यहाँ कि जैसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लोज पैकिंग ऑफ पॉलीमर्स। फोर्स ज्यादा लग रहा है एक दूसरे के बीच में तो क्लोज पैकिंग ज्यादा हो रहा है, बढ़िया से हो रहा है। ठीक है, जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक का मतलब मैंने समझाया था, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, यानी कि ऐसे, यहाँ देखिए ऐसे, इसी को तो कहते हैं हम लोग क्या, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब इसके ऊपर जिसको हम लोग लीनियर पॉलीमर्स भी कहते हैं ना। तो चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, दीज आर वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स। अब देखिए फाइबर्स का यूज कहां किया जाता है, तो कपड़ा को बनाने में, कपड़ा समझते हैं ना,
बहुत सारा कपड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद नेट्स, जाल जो होता है ना, जाल, उसको भी बनाने में करते हैं। रॉप्स में भी, रस्सी बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। जो सूती का धागा जिससे आता है ना, रब्बी कपड़ा जिससे कपड़ा का जिससे रहता है, वो वाला रस्सी। एक नायलॉन का भी रस्सी आता है, वो वाला रस्सी नहीं, एक अलग तरह का रस्सी आता है जो ऐसा लगता है कि कपड़ा का बना हुआ, वो वाला रस्सी। गाजेज, इसका मतलब देखिए जो घाव पे हम लोग पट्टी बांधते हैं ना, जनरली जो ट्रीटमेंट होता है, कहीं कट गया, छट गया, देखिएगा डॉक्टर क्या करते हैं, एक पट्टी लगा देते हैं बैंडेज करके यहाँ। वो अभी क्या होता है, तो आपका बना होता है किसका, एक फाइबर का, यानी कि एक फाइबर होता है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल कौन सा हो गया, नायलॉन 66, ठीक है। उसके बाद टेरिलीन, उसके बाद पैन यानी पॉलीएक्राइलोनाइट्राइड, ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो फाइबर्स का एग्जाम्पल है। तो समझ में आया। चलिए देखते हैं हम लोग अगले पॉइंट को। चलिए हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं। मेरा तीसरा पॉइंट है थर्मोप्लास्टिक्स। इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे थर्मोप्लास्टिक होता क्या है, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक नाम ही पता चला ना, एक प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक है, ठीक है। अब किस तरह का प्लास्टिक है, प्लास्टिक तो बहुत तरह का होता है, ठीक है। देखिए थर्मोप्लास्टिक जो होता है एक ऐसा पॉलीमर प्लास्टिक होता है जिसको कितना बार भी आप मेल्ट कीजिए अपना प्रॉपर्टी नहीं खोता है, यानी उसको 100 बार भी मेल्ट कर कीजिएगा, ठीक ना, 100 बार गलाइए, गला करके उसको नया प्रोडक्ट में बदलिए, यानी नया चीज को उसको मॉड्यूलेट कीजिए, नया चीजों को बनाइए, लेकिन अपना प्रॉपर्टी नहीं खोता है। क्यों नहीं खोता है, रीजन देखिए, क्योंकि फाइबर जो होता है, पहले मेरा क्या था, इलास्टोमर्स, ठीक है, इलास्टोमर्स, और दूसरा था मेरा फाइबर, था फाइबर्स, ठीक है। इन दोनों के बीच का इसका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है। देखिए इलास्टोमर्स में क्या था, वांडर वाल फोर्स एक्ट कर रहा था, फाइबर में क्या कर रहा था, फाइबर में कर रहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। अब देखिए जो थर्मोप्लास्टिक का जो फोर्स होता है, इसमें जो फोर्स एक्ट करता है, इन दोनों के बीच का फोर्स होता है, यानी इलास्टोमर से थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन फाइबर्स क्या होता है, कम होता है। और इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसीलिए यहां भी क्या, यानी थर्मोप्लास्टिक में भी वांडर वाल फोर्सिंग एक्ट करता है, बस थोड़ा सा इससे ज्यादा होता है, किससे, तो इलास्टोमर से, ठीक है। अब देखिए ये थर्मोप्लास्टिक चूंकि फोर्स तो वीक है, ठीक है, और फोर्स वीक होने के कारण क्या होता है, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है या तो लीनियर होता है या तो स्लाइटली ब्रांच होता है, हल्का सा ब्रांच होता है, ठीक है। अब इस तरह के पॉलीमर को क्या करते हैं, बार बार मेल्ट करके इसको रीमोडुलेट करते हैं, इसको बार बार बनाते भी हैं, ठीक है। जितना बार आपको मन करे हीट कीजिए, 100 बार हीट कीजिए, गर्म कीजिए, फिर उसको ठंडा कीजिए, गर्म करके उसको जिस शेप में आप ढालना चाहते हैं, जिस शेप में आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, शेप में कन्वर्ट, एक बार गर्म कीजिए, फिर क्या होगा, आपको गर्म कीजिएगा तो पिघल जाएगा, ठीक है ना। अब पिघलेगा तो उसको आपको जो यानी कि शेप में आप ढालना चाहते हैं उस शेप में आप उसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसका डेफिनेशन समझते हैं और इसको और बारीकी से समझते हैं कि थर्मोप्लास्टिक क्या है और इसका यूजेस क्या है, कौन कौन सा एग्जांपल होता है, ठीक है। चलिए हम लोग एग्जाम में डिफिनेशन को समझते हैं और कुछ एग्जांपल को देखते हैं। देखिए मेरा डेफिनेशन क्या है, मैंने लिखा है इन थर्मोप्लास्टिक magnitude of intermolecular forces of attraction lies between fibers and elastomers। कहने का मतलब जो थर्मोप्लास्टिक में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वह फाइबर और इलास्टोमर्स के बीच में होता है। किसके बीच में, तो फाइबर्स और इलास्टोमर्स के बीच में होता है, लाइज बिटवीन फाइबर्स एंड इलास्टोमर्स। दे आर लीनियर और स्लाइटली ब्रांच। एक्चुअली में ये होता क्या है, क्योंकि बहुत कम फोर्स होता है, ठीक है, इसमें आपका फाइबर जो होता है वो क्या होता है, आपको लीनियर होता है। अब क्योंकि उससे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा तो क्या होगा, या तो लीनियर होगा स्ट्रक्चर, या तो क्या होगा, हल्का यानी कि स्लाइस, बहुत ही कम क्या होगा, ब्रांच होगा। तो मैंने क्या लिखा, ठीक है, दे आर लीनियर और स्लाइटली ब्रांच and have weak van der Waals forces acting between the various। जो वीक यानी कि फोर्स होता है वान डर वाल फोर्स, वह किसके बीच में एक्ट करता है, तो थर्मोप्लास्टिक के बीच में क्या करता है, एक्ट करता है। चलिए मेरा अगला जो है देखिए, दे बिकम्स सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड अगेन बिकम्स हार्ड ऑन कूलिंग, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग कैन बी रिपीटेड and it does not change the properties। कहने का मतलब क्या होता है, ये जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसको आप जितना भी चाहे, जितना भी मन करे उसको उतना भी गर्म कीजिए, जितना बार गर्म कीजिएगा तो क्या होगा, गर्म कीजिएगा प्लास्टिक को तो क्या होगा, सिंपल सा
गर्म कीजिएगा तो क्या होगा, ये गर्म कीजिएगा तो मैं क्लियर सॉफ्ट होगा, सिंपल सा। गर्म कीजिएगा दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, जितना बार आपको गर्म करना, जितना बार गर्म कीजिएगा तो सॉफ्ट होगा। एंड अगेन बिकम हार्ड ऑन कूलिंग, और उसको जब फिर छोड़ दीजिएगा, ठंडा कर दीजिएगा तो हार्ड हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग कैन बी रिपीटेड एंड इट डज नॉट चेंज द प्रॉपर्टी, और इसको बार बार कीजिएगा तो ये अपना प्रॉपर्टी, ये कोई जरूरी नहीं कि 100 बार किए या 20 बार किए तो अपना प्रॉपर्टी खो दिया। उसके बाद क्या हो रहा है, गर्म कर रहे हैं तो सॉफ्ट नहीं हो रहा है, या क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं तो हार्ड नहीं हो रहा है। ये कोई जरूरी नहीं, आप जितना बार चाहें, जितना बार कीजिएगा गर्म तो क्या होगा, सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा, और उसके बाद जितना बार उसको क्या कीजिएगा, कूल कीजिएगा, ठंडा कीजिएगा तो क्या होगा, हार्ड बन जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होता है, पॉलीथीन जनरली देखते हैं आप लोग, कैरी बैग जो लाते हैं ना, पहले मैंने एग्जांपल बताया था, उसको हीट कीजिए, जितना बार मन करे जितना बार हीट कीजिएगा तो क्या होगा, सॉफ्ट होगा, फिर छोड़ दीजिएगा तो हार्ड बनेगा। उसके बाद में पीवीसी का मतलब पाइप होता है, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, फोटो, यहाँ फोटो को देखिएगा, फोटो यानी पाइप, ठीक है, वह पीवीसी, उसको भी आप हीट कीजिए जितना बार, ठीक है, कोई उसके प्रॉपर्टी में चेंजिंग होने वाला नहीं है। उसके बाद में पॉलीस्टरीन, ये भी क्या होता है, ये भी एक आपका, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक ही होता है। और उसके बाद में टेफ्लॉन आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो ये सब, ठीक है, इन सब को आप जितना बार भी चाहें सबको हीट कर सकते हैं, ठीक है, और फिर कूल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला मेरा है, तो 4 पॉइंट्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लें, यानी कि नोट देख लें किसका, थर्मोप्लास्टिक, तो थर्मोप्लास्टिक का इस नोट को देखते हैं। बड़ा ही जबरदस्त नोट्स है, मैंने क्या लिखा है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, ठीक है, बकेट्स, टेलीविजन केजेस, बोटल्स, ठीक है ना। यानी कि जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसका यूज कहाँ करते हैं लोग, पैकिंग मटेरियल हुआ, नहीं लिखा मैंने, वो आप लोग जनरली जानते हैं ना, थर्मोप्लास्टिक जो थिन वाला ये होता है ना, पॉलीथीन, उसका यूज हम क्या करते हैं, तो पैकिंग मटेरियल हुआ, टॉयज बनाने में, बकेट्स बनाने में, टेलीविजन केजेस बनाने में, बोटल्स, बहुत सारा चीजें, यानी हाउस होल्ड जो आर्टिकल्स होता है, यानी जो घरेलू सामान होता है उसको भी, ठीक है ना, उसमें भी यूज किया जाता है किसका, तो थर्मोप्लास्टिक का, ठीक है। और एक दूसरा पॉइंट रखिएगा, इट कैन बी रीमॉड्यूलेटेड बाय मेल्टिंग अगेन, इसको समझिएगा, ये जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कैन बी रीमॉड्यूलेटेड बाय मेल्टिंग अगेन, उसको बार बार गला करके क्या करते हैं, उसको रीमॉड्यूलेट कर सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं, उसको उसके शेप में क्या कर सकते हैं, कुछ चेंजिंग ला सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 4th पॉइंट को, ठीक है। 4th पॉइंट मेरा क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है, और उसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद में डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। चलिए हम लोग जो मेरा 4th पॉइंट है उसको देखते हैं। मेरा 4th पॉइंट क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखिए डिफिनेशन को समझते हैं पहले। These are normally semi-fluid substances with low molecular masses. When heated, they become hard and infeasible. ठीक है, due to the cross-linking between the polymer chains. As the result, they also become three-dimensional in nature. इसको समझिए पहले क्या होता है। ये जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो अर्ध तरल पदार्थ होता है जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, बहुत कम होता है। सेमी फ्लूइड का मतलब है अर्ध, यानी कि आधा तरल पदार्थ, ठीक है ना, ऐसा पदार्थ। उसके बाद लो मॉलिक्यूलर मास, इसका मास भी क्या होता है, बहुत कम होता है। जब इसको हीट करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो जनरली भी किसी प्लास्टिक को हम लोग देखते हैं तो हीट करने पर क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वह हीट होने पर क्या होता है, हार्ड हो जाता है और इनफीजिबल हो जाता है। वह सॉफ्ट नहीं होता है, मुलायम नहीं होता है और हार्ड होते जाता है। जैसे आपके कुकर के देखिएगा, आगे लगा रहता है एक प्लास्टिक, जितना ज्यादा हीट होगा उतना ज्यादा हार्ड होगा, ठीक है। तो वैसा प्लास्टिक क्या होता है जिसको हीट कीजिएगा, मैं यहाँ फोटो भी दिखाऊंगा, 1-2 फोटो जो आपको दिखेगा, ठीक है ना। इसका एग्जांपल थर्मोप्लास्टिक का होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, व्हेन हीटेड दे बिकम हार्ड एंड इनफीजिबल, इसको हीट कीजिएगा तो क्या होगा, हार्ड होगा और इनफीजिबल होगा। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह कैसा हो, क्रॉस लिंकिंग, ठीक है ना, बिटवीन पॉलीमर चेन्स। अब चूंकि क्रॉस लिंकिंग कहीं भी होगा तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा। मैंने पहले ही पढ़ा है इसको, ठीक है। चलिए एग्जांपल समझते हैं। बैकेलाइट, इसका एग्जांपल आप देखिएगा, मैं इसको स्पेशली जब पढ़ाऊंगा बैकेलाइट, इसका जस्ट बाद पॉलीथीन पढ़ाऊंगा, उसके जस्ट बाद पढ़ाऊंगा मैं बैकेलाइट। उसका स्ट्रक्चर देखिएगा क्या होगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ये सब क्या होता है आपको, थर्मोप्लास्टिक होता है। इस सबको हीट कीजिएगा तो ये सॉफ्ट होने के बजाय क्या होगा, आपका हार्ड होते जाएगा और इनफीजिबल होते जाएगा। चलिए हम देखते हैं इसका यूजेस क्या है।
चलिए हम लोग दो इसका पॉइंट जो नोट है मैंने लिख दिया है। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी हीटेड ओनली वंस व्हेन इट सेट्स परमानेंटली इनटू ए सॉलिड। यानी थर्मोप्लास्टिक जो होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है उसको केवल एक ही बार हीट कर सकते हैं। जब उसको परमानेंटली सॉलिड में किसी चीज में सेट करना होता है केवल एक बार, उसको हीट किए, सॉफ्ट हुआ और उसको क्या कर दिए, जिस शेप में आपको ढालना है करना है उसको डाल दिए। ठीक है, उसको दोबारा आप हीट करके सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नीचे मैंने क्या लिखा, इट कैन नॉट बी रीमॉड्यूलेटेड बाय अगेन मेल्टिंग अगेन। यानी इसको दोबारा मेल्ट करके गला करके आप इसको किसी दूसरे शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके शेप को बदल नहीं सकते हैं आप। ठीक है, तो ये मेरा था लास्ट टॉपिक। ठीक है, लास्ट पॉइंट। चलिए अगले वीडियो में पढ़ेंगे पॉलीथीन के बारे में। ठीक है ना, मैं बार बार बोल रहा था पॉलीथीन कितना टाइप्स का होता है। ठीक है, वहां हम लोग एकदम पॉलीथीन को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना।